जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, ये हमारा पॉलिटी का 400 क्वेश्चन का ये वन लाइनर रहेंगे, एमसीक्यू न रहकर वन लाइनर की फॉर्म में यहाँ आपको 400 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ये 400 क्वेश्चन वो लिए गए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी अगर इन 400 क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो पॉलिटी के मुझे लगता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो थंबनेल पर यहाँ मेरा नंबर है, या आप 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके इस पीडीएफ को ले सकते हो। इस पीडीएफ के साथ साथ आपको यहाँ एनसीईआरटी के नोट्स, करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ प्लस हिंदी ग्रामर की एक वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई है, कंप्लीट हिंदी ग्रामर के नोट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके के आपको नोट्स भी यहाँ पर दे दिए जाएंगे। तो इस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। खास करके भी मेरे 15 तारीख को बिहार के साथियों का टीचिंग का एग्जाम है, वहाँ पॉलिटी के क्वेश्चन इस वीडियो से 100% आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते, हम लोग स्पीड से चलेंगे। वन लाइनर की फॉर्म में एक क्वेश्चन रहेंगे, 400 क्वेश्चन है। कोशिश होगी हमारी कि लगभग 90 से 100 मिनट के अंदर अंदर हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें। तो पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। तो आप जानते हैं जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था उस समय पर हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, और वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में 12 अनुसूची शामिल है। दूसरा है कि जब मूल संविधान बना उसमें कितने अनुच्छेद थे, तो मूल संविधान में हमारे 395 अनुच्छेद थे। अब बात करते हैं संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था और स्थायी अध्यक्ष कौन था। तो देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। 9 दिसंबर 1946 उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। इसके 2 दिन बाद ही मीटिंग फिर हुई, 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी और स्थायी ना देकर पहला अध्यक्ष पूछे तो याद रखिएगा हम लोग सच्चिदानंद सिन्हा टिक करके आएंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि किस मिशन, किस योजना के आधार पर भारत में संविधान तैयार किया गया था। तो याद रखिएगा, संविधान सभा जो गठित की गई थी इसका जो आधार था ये था कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन कौन सी, 1946। आप लोग क्रिप्स मिशन जल्दबाजी में कराते हैं, क्रिप्स मिशन का रॉन्ग आंसर होता है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था ये पंडित नेहरू के द्वारा रखा गया था, पंडित नेहरू के द्वारा ये रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो जो प्रस्तावना है हमारी, प्रस्तावना क्या है, इसका क्या कहलाती है, आत्मा कहलाती है। और याद रखिएगा, प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हमारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में जाकर हुआ था। और सिर्फ एक बार ही संविधान जो हमारी प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे भारतीय संविधान का अभिभावक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार हैं। तो मूल अधिकार कितने प्राप्त हैं, 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। 7 थे, संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानून के अधिकार के अंतर डाल दिया गया है। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे मूल अधिकार लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है।
तो संसदीय प्रणाली जो है हमारी, ये ब्रिटेन या इंग्लैंड, कोई भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाए, यहाँ से ली गई है। महाभियोग, महाभियोग जैसे राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जाता है या चीफ जस्टिस पर महाभियोग लगाया जाता है, तो ये प्रणाली जो है कहाँ से ली गई है या ये कहाँ से लिया गया है? तो महायोग की जो प्रक्रिया है, ये भी हमने कहाँ से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य का भाग पूछ लिया जाता है, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। 4 क आ जाए या 4A आ जाए, मौलिक कर्तव्य 4A या 4 क में है। और ये जो लिए गए हैं, ये रशिया यानी कि रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो देखिए, आपातकालीन जो शक्तियां ली गई हैं, ये जर्मनी से ली गई हैं। कहाँ से? जर्मनी से आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं। भारतीय संविधान में कुल भाग पूछ लिए जाए, भाग 22, अनुसूची वर्तमान समय में 12 और अनुच्छेद 395। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, भाग कितने हैं? 22 हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? ये पूछ लिया जाता है, नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत किस भाग में है? तो भाग 4 में है। और कहाँ से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो ये जो लिए गए हैं आपके, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से आपके ये लिए गए हैं। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह है 368 में। अनुच्छेद नंबर 368 के अंतर्गत संविधान क्या कर सकती है? जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। और संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है, ये आपकी साउथ अफ्रीका से ली गई है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संपत्ति का अधिकार जो है ये 300 क में है। कहां पर है? 300 क में है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति देखिए लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के अनुसार। किसके अनुसार? अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है या वित्त आयोग का गठन करेगा? तो अनुच्छेद 280 में है। और क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री ना होकर के वहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हो जाएगा। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? कौन सा है या कौन सा था? कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित किया गया था? तो ये था आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? तो देखिए, संपत्ति का अधिकार मैंने बताया था पहले कि मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार 7 थे। तो संपत्ति के अधिकार को वहां से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था, 300 कम में डाल दिया गया है। तो ये संपत्ति का जो अधिकार है, ये जो समाप्त किया गया था, ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44 संविधान संशोधन हुआ था। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1978 में ये हुआ था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो ये जो किया गया है, ये 42 में 42 अमेंडमेंट जो हुआ था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का राष्ट्रपति के द्वारा निलंबन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कितने वर्ष बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? अगर आप भारत से बाहर 7 साल रह लेते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत क्या है? संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था? तो ये जो जोड़ा गया था, ये था 86वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन था। और ये 2002 में हुआ था। और ये किसकी बात करता है? ये 6 से 14 साल के बच्चों के एजुकेशन के बारे में बात करता है। 6 से
14 साल के बच्चों की एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, संविधान में उच्च सदन होता है। तो देखिए, संविधान में उच्च सदन राज्यसभा होता है और निम्न सदन जो है ये लोकसभा होता है, और लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी बोला जाता है। थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिएगा, राज्यसभा और लोकसभा में अंतर सुन लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 साल होता है, वही लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 साल होता है। लोकसभा को हम लोग, राज्यसभा को हम लोग स्थायी सदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थायी सदन भी बोलते हैं। और लोकसभा को अस्थायी सदन बोला जाता है, अस्थायी सदन बोला जाता है। इसमें 6 साल, इसमें 5 साल कार्यकाल। इसके जो मेंबर होते हैं इनका कार्यकाल 5 साल तो होता ही है, इसके अलावा दोबारा इलेक्शन होते हैं। यहाँ क्या होता है, इसके जो 6 साल जो कार्यकाल है, तो यहाँ पर 1/3 जो मेंबर है वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद यहाँ पर 1/3 मेंबर इसके रिटायर हो जाते हैं। याद रखिएगा, स्थायी सदन, लोकसभा, अस्थायी सदन। इसका अच्छा, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए ये आपकी 25 मिनिमम एज होनी चाहिए। लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज जो होनी चाहिए ये 30 वर्ष, यानी कि 30 साल आपकी पूरी हो जाएंगी। उसके बाद ही आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। लोकसभा के लिए 25 साल। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में 2 बार होना आवश्यक है, या कह सकते हैं हम लोग 6 महीने में एक बैठक हो जानी चाहिए। केंद्र सरकार का प्रमुख होता है, तो केंद्र सरकार का जो प्रमुख होता है ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो देखिए, लोकसभा का जो लोकसभा अध्यक्ष वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज के बीच से ही एक चुना जाता है। लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है ये उस सदन का मेंबर नहीं होता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन है जो उस सदन का अध्यक्ष है लेकिन मेंबर नहीं है। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के क्या होते हैं? ये सभापति होते हैं, और ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। राज्यसभा के जो जो सभापति बनाए जाते हैं ये हमारे उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं। कौन बनाए जाते हैं? उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति को देते हैं। वहीं क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे। इसमें एक क्वेश्चन और सुन लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति किसको बताएंगे कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा सौंप दिया है? तो ये चीज याद रखिएगा, अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को ये बताएंगे कि राष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र है ये 35 वर्ष है। वहीं अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम उम्र 25 साल और राष्ट्रपति के लिए 35 साल, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल, वहीं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल है। इन तीनों एज को आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी 25 साल, लेकिन राष्ट्रपति के लिए 35 साल यहां पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, भारत का न्यायवादी, या ऐसे हम लोग अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। वर्तमान समय पर के वेणुगोपाल क्या है? आपके अटॉर्नी जनरल है। के वेणुगोपाल है वर्तमान समय में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो ये है आपका अनुच्छेद 110। 110 अनुच्छेद है आपका। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष ये फैसला करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि देखिए, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो शून्यकाल जो है ये हमारे भारत देश की देन है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और याद रखिएगा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है यानी कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, इसमें हमारा एक चीफ जस्टिस होते हैं, सीजेआई एक होते हैं, इसके अलावा 33 जज और हो सकते हैं। इसके अलावा 33 जज और हो सकते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं टोटल जो नंबर ऑफ जज होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये मैक्सिमम 34 होते हैं, 34 से ज्यादा नहीं होंगे। कभी कभी क्या होता है इससे कम भले ही रह जाते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में 34 के 34 पूरे हैं। इसमें से वर्तमान समय में हमारे सीजीआई आपको पता है डीवाई चंद्रचूड़ हमारे सीजीआई हैं, और डीवाई चंद्रचूड़ हमारे 50वें सीजीआई हैं। कौन? 50वें नंबर के सीजीआई हैं। ये 2024 में रिटायर हो जाएंगे, इनका 2024 में रिटायरमेंट होना है। 50वें सीजीआई हमारे ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की कार्रवाई का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो संसद की कार्रवाई का प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। कौन सी? एकल नागरिकता प्रदान करता है। और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये आपका ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत आ जाता है इसकी जगह पर? कभी कभी वर्ड छुआछूत दे देता है। तो अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया। किसके अनुसार कर दिया गया है? अनुच्छेद 17 के अनुसार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो जो भारतीय निर्माण का जो अधिवेशन हुए थे उसमें कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने? 12 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार, क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? तो बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो स्वीकार जो किया गया था 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। जब क्वेश्चन पूछ लिया जाए लागू कब किया गया तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, माइनर सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। स्वीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली की भारतीय संविधान में व्यवस्था है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, तो भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो ये है आपका अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 संबंधित है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए जो याचिका दायर की जा सकती है ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। क्वेश्चन कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? ये क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको भी ज्यादातर आपको पता है, ज्यादातर जो रिजाइन दिया जाता है, अपना त्याग पत्र दिया जाता है, वो राष्ट्रपति को दिए जाते हैं। तो हम लोग क्या कर देते हैं जल्दबाजी में इसका भी आंसर हम लोग राष्ट्रपति लगा देते हैं, जबकि इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये लोकसभा उपाध्यक्ष होगा। वहीं अगर ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, तो लोकसभा उपाध्यक्ष अपना जो इस्तीफा देते हैं ये लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। और अध्यक्ष किसे देते हैं? उपाध्यक्ष को देते हैं। भारत की संचित निधि में राज्यों का राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो ये जो करता है ये वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है ये आपका अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है ये अनुच्छेद 280 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं ये हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं इसके उपाध्यक्ष की बात कर ली जाए कि वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए सुमन बेरी वर्तमान समय में, सुमन बेरी क्या है? वर्तमान समय में हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और ये गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी गैर संवैधानिक संस्था है नीति आयोग?
भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष हमारे राष्ट्रपति होते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन डायरेक्ट यही बन जाता है कि हमारी प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, ये था हमारा 42वां संविधान संशोधन। और ये जो हुआ था ये 1976 के अंतर्गत किया गया था। और इसमें क्या किया गया था? 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। हमारी प्रस्तावना में 3 नए शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में हाई कोर्ट कितने हैं? तो याद रखिएगा, हमारे देश में 25 हाई कोर्ट है। सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा जज जो अपॉइंट हैं वो कहाँ पर है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ अगर पूछ ली जाए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है ये आपकी लखनऊ है। कहाँ पर? लखनऊ है। किस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? किसी राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है ये राज्यपाल में निहित होती है। जैसे केंद्र सरकार में आपके राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही आपके राज्य में राज्यपाल का दायित्व होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किस राज्य में लोकसभा की सीट सबसे ज्यादा है? ये उत्तर प्रदेश में 80 है। ये है लोकसभा की बात। अगर राज्यसभा की सीट की बात की जाए तो किस प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट है? तो इसका आंसर भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। विधानसभा की सीट पूछ ली जाए कि किस प्रदेश में विधानसभा की सीट सबसे ज्यादा है, तो ये इसका आंसर भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का राज्य है। तो लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर या विधायकों की बात की जाए, एमएलए की बात की जाए, विधानसभा की संख्या की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा ये सभी आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या है। विधानसभा का कार्यकाल होता है, तो विधानसभा का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। और ये पूछ लिया जाए कि वित्तीय आपात हमारे देश में कितनी बार लगाया जा चुका है, तो अभी तक एक बार भी हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 356। जबकि वित्तीय आपात पूछ लिया जाए तो वित्तीय आपात हो जाएगा 360। वित्तीय आपात कौन सा है? 360 है। और फिर मैं बता रहा हूं, हमारे देश में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। किसकी सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो ये जो की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? ये भी पंचायती राज की पूछ लिया जाए, ये भी क्या होता है? 5 वर्ष होता है। 5 साल इसका समय होता है। भारतीय संसद प्रणाली कहां से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटेन से। भारतीय संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था को संसद के नाम से जाना जाता है। और संसद के सदन अगर पूछ लिए जाए कि संसद के सदन कितने हैं, क्वेश्चन देख सुनिए यहां से। संसद के सदन पूछे जाए तो संसद के 2 सदन है, लोकसभा एंड राज्यसभा। और संसद किस किस को मिला के बनती है? तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संविधान के मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है ये अनुच्छेद 51A में है। किसमें? मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है अनुच्छेद 51A में है। भारतीय संविधान का तीसरा अंग कौन सा है? पहले 2 अंग लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। तीसरा इसका जो अंग हो जाएगा ये हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे क्वेश्चन क्या बनता है? तो जो अब तक संयुक्त अधिवेशन जो हो चुके हैं ये अधिवेशन 4 बार हुए हैं। अब तक कितनी बार हो चुके हैं? 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। ये जो संयुक्त अधिवेशन बुलाए किसके द्वारा जाते हैं? तो संयुक्त अधिवेशन जो बुलाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। जबकि क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी जो अध्यक्षता है ये आपकी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा
की जाती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमण प्रणाली उपराष्ट्रपति के चुनाव के हेतु अपनाई जाती है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? ये संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसका चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल मैं आपको बता के आया था ऑलरेडी, 6 वर्ष है। मिनिमम एज इसके लिए 30 वर्ष है। लोकसभा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा जाए तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रह चुके हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत में लगातार 2 बार आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। बजट वैसे पेश किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा वित्त मंत्री के द्वारा किया जा चुका है। और इस बार 1 फरवरी को हमारा अंतरिम बजट पेश किया गया था। जिस चुनावी वर्ष में अंतरिम बजट पेश किया जाता है तो 1 फरवरी 2024 को अंतिम बजट पेश किया गया। और याद रखिएगा 4 बार अब तक पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है। 2021 में किया गया था सबसे पहले, 22 में, फिर 23 में और 24 में। और क्वेश्चन अगर बजट से ये बन जाए कि निर्मला सीतारमण कितनी बार बजट पेश कर चुकी हैं, तो 6 बार ये बजट पेश कर चुकी हैं। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित कर सकती है? ये है आपका धन विधेयक। मैंने बताया था कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो फैसला किया जाता है ये आपका लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसको हम लोग प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। जो लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं इनको प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है। देखिए इसमें क्या होता है, अगर इक्वल वोट हो जाए, दोनों साइड अगर इक्वल वोट हो, तो फाइनल जो वोट है अपना, ये लोकसभा अध्यक्ष अपना फाइनल वोट दे सकते हैं। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? याद रखिएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति मत कर दीजिएगा। लोकसभा के जो महासचिव की नियुक्ति होती है ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और वर्तमान समय में आप जानते हो ओम बिरला आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो राजस्थान से सांसद हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, गणेश देव मावलंकर हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इन्हें लोकसभा का जनक, लोकसभा का पिता किसे कहा जाता है? याद रखिएगा गणेश देव मावलंकर को ही कहा जाता है। और पहली हमारी लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली महिला कौन थी? तो ये थी आपकी मीरा कुमार। मीरा कुमार फर्स्ट लेडी आपकी कौन थी? लोकसभा स्पीकर बनी थी। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और 21 अनुच्छेद के तहत की जाती है, 76 के तहत। तीनों क्वेश्चन सुनिए। सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 76 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है, यह किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 88 में है। कहां पर? अनुच्छेद 88 में है कि भारत का जो महान्यायवादी है इसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति की जाती है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे, गिरीश चंद्र मुर्मू याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे क्या हैं? आप हमारे वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। इनकी नियुक्ति जो हुई थी ये हुई थी आपकी, ये नियुक्ति इनकी हुई थी 8 अगस्त 1920। 8 अगस्त 1920 की वो इनकी गिरीश चंद्र मुर्मू की नियुक्ति हुई थी। कौन है ये? हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये पूछ लिया जाए ये रिजाइन अपना जो त्यागपत्र सौंपते हैं किसे सौंपते हैं? तो त्यागपत्र भी अपना ये राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। सेम राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के लिए
न्यायाधीशों की सेनावृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की जो एज है, ये उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कितनी है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है ये 65 साल। वहीं अगर क्वेश्चन चेंज करके ये हाई कोर्ट पूछ लिया जाए तो हाई कोर्ट के लिए 62 साल। हाई कोर्ट के जजों के लिए 62 साल है, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 65 साल है। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के परामर्शदाही बनाया गया है? यानी कि अनुच्छेद 143 के तहत ये क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यानी कि उच्च न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है। क्वेश्चन घुमा के अक्सर ये पूछा जाता है, जो लैंग्वेज है, मैंने 2-3 बार क्वेश्चन एग्जाम में देखा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? तो ये जो अनुच्छेद है आपका 143, अनुच्छेद नंबर 143। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने और बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार जो है आपका, ये आपका संसद को है। संसद किसी भी हाई कोर्ट के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है, और वर्तमान समय में हमारे देश में 25 हाई कोर्ट है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल अपना इस्तीफा कैसे देते हैं? ये भी राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो जो राज्यपाल का वेतन भत्ता है, ये आपका राज्य की संचित निधि से आता है। राज्य की संचित निधि से। क्वेश्चन अगर यहाँ राष्ट्रपति हो जाता, अगर क्वेश्चन में यहाँ राष्ट्रपति दे दिया जाता, तो यहाँ पर राज्य ना होकर के वो देश की संचित निधि हो जाता। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ लीजिए। जो राज्यपाल को दिया जाता है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, और जो राज्यपाल को दिया जाता है, जो राष्ट्रपति को दिया जाता है, वो देश की संचित निधि से दिया जाता है। और एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को जो वेतन मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको सैलरी कहाँ से मिलती है? तो देश की संचित निधि से ही सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उनको सैलरी दी जाती है। भारत की पहली महिला राज्यपाल ये सरोजिनी नायडू थी। किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की। किस राज्य में अपॉइंट हुई थी? उत्तर प्रदेश में अपॉइंट हुई थी। और राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो देखिए, जिस राज्य में राज्यपाल अपॉइंट हुआ है उस राज्य के चीफ जस्टिस द्वारा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा संबंधित जो भी राज्य होगा दिलाई जाएगी। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछ लिया जाए कि सीजीआई जो होते हैं, चीफ जस्टिस जो इंडिया होते हैं, उनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है। और प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? तो सीजीआई दिलाते हैं। सीएम, यूपी की पहली महिला सीएम ये सुचित्रा कृपलानी, ये भी कहाँ की थी? आपकी उत्तर प्रदेश की थी। सीएम की नियुक्ति 163वें अनुच्छेद के तहत की जाती है। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 25 होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, दोनों के लिए 30 वर्ष है। विधान परिषद जो एमएलसी होते हैं इसके लिए, और राज्यसभा, ये दोनों के लिए क्या है? आपकी 30 साल है। और एमएलए और लोकसभा के लिए 25 साल है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल है। किस संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई थी? तो दल बदल पर जो रोक लगाई गई थी, सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट है मेरी नजरों में, ये इसकी सूची पूछ ली जाती है, अनुसूची पूछ ली जाती है कि दल बदल का प्रावधान जो है, ये जो रोक लगाई गई, दल बदल किस में है, किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 10 में है। और ये संविधान संशोधन जो हुआ था, ये आपका 52वां संविधान संशोधन था, जो आपका 1985 में हुआ था। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? ये आपकी 3 बार हो चुकी है। कितनी? 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। सबसे पहले किस राज्य में? तो याद रखिएगा, पंजाब राज्य में। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार हो चुकी है? तो वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं हुई है। याद रखिएगा, वित्तीय आपात की घोषणा एक बार भी अभी तक नहीं की गई है, और आपातकाल की घोषणा 3 बार की जा चुकी है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन है ये आपका भाग 9 है। भाग 9 में संविधान के पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो ये जो की जाती है अनुच्छेद 352 के द्वारा की जाती है। संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह है भाग 20, अनुच्छेद 368। भाग 20 है ये। कुछ भी पूछा जा सकता है, भाग पूछा जाए तो भाग याद रखिएगा, भाग 20 है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद याद रखिएगा
368 है। अनुच्छेद कौन सा है? 368 है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख, ये हम कर चुके हैं। पहले मैंने भाग बताया था, वहां भाग 20 याद रखिएगा। अनुच्छेद पूछ लिया है तो अनुच्छेद 368 है। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? प्रथम बार जो पहली बार संशोधन किया गया था ये 1951 में किया गया था। और क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 है, तो 4 अनुसूची जोड़ी गई। उनमें से सबसे पहले यानी कि हम कह सकते हैं 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची भी आपकी प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें जोड़ी गई। और ये 1951, अगर ये पूछ लिया जाए कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किस संविधान संशोधन में कर दिया गया था? तो देखिए, ज्यादातर घटने और हटने वाली चीजें जो होंगी, घटाई गई, हटाई गई, तो याद रखिएगा ज्यादातर ये चीजें हुई थी 44वें संविधान संशोधन में। ईयर याद रखिएगा 1978। और ज्यादातर चीजें जो ऐड की गई थी वो ऐड की गई थी आपकी 42वें संविधान संशोधन में। थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन में चीजें जोड़ी गई थी, 1976 में हुआ था। हटाई गई, ये ज्यादातर कब हटाई गई? 44वें में हटाई गई, 1978 में। तो लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष कब कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन में 1978 में कर दिया गया था। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया था? प्रस्तावना पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी संशोधन के द्वारा बनी, तो 69वें संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 69वें संशोधन द्वारा। संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? मैंने बताया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारत की संघरात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये आपकी कनाडा से प्रेरित है। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे है? संसद के द्वारा नए राज्य का गठन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद की बात की जाए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 से संबंधित है। संघ की कार्यपाल की शक्तियां किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति निहित है? तो संघ की जो कार्यपाल की शक्तियां हैं ये अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति लोकसभा को कम भंग कर सकता है? तो ये कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर कर सकता है। और करता कौन है लोकसभा को भंग? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो अधिनियम जो बनता है ये बनता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर करने के बाद। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं उपराष्ट्रपति के वोटिंग में भाग लेते हैं। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है या प्रधानमंत्री भी रह सकता है? दोनों क्वेश्चन में एक ही आंसर बनेगा, वो सुन लीजिए। तो ये है 6 महीने तक। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो न तो लोकसभा का सदस्य हो ना ही राज्यसभा का सदस्य हो, तो उसे मंत्री तो बनाया जा सकता है, उसे प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे इलेक्शन में, कहीं से भी इलेक्शन हो, उसे राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, तभी वह अपने पद पर रह सकता है। और क्वेश्चन में अक्सर आप लोगों से पूछ लेता हूं, बहुत लोग अभी तक इसमें कंफ्यूज हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि राज्यसभा के सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल राज्यसभा के सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे हमारे देश में एग्जाम्पल भी है, इंदिरा गांधी जी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, राज्यसभा मेंबर ही थे। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो संविधान के द्वारा किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है, इसका कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष होता है।
और किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। तो ये जो कर दी गई थी 545 से 525 से बढ़ाकर 545 लोकसभा सदस्यों की संख्या कर दी गई थी। ये कर दी गई थी 31वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई थी। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो ये पीएम की अनुशंसा या केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा ये किया जाता है। भारत के संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश के अनुसरण किया गया है? तो ये किया गया है कनाडा का। कहाँ का? कनाडा से हम कह सकते हैं कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है। शॉर्ट में क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए, अलग तरीके से पूछा जाए तो याद रखिएगा, राज्यपाल का जो पद लिया गया है ये कनाडा से लिया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट कब 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पहले जो सर्वोच्च न्यायालय थे कहाँ पर था? कलकत्ता में था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था चार्टर एक्ट 1883 1833 चार्टर एक्ट के तहत। विधि के समझ समता कहाँ से ली गई है? तो विधि के समझ समता जो ली गई है ये ब्रिटेन से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। आप जानते हो हमारे संविधान में ज्यादातर चीजें, कोई चीज कहाँ से उठाई गई? सभी देशों से जो भी चीज हमें ठीक लगी वो हमारे संविधान सभा ने उठा ली थी। संविधान सभा के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 भाग 1, अनुच्छेद 1 भाग 1 के अंतर्गत ये लिखा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 में ये वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद के में अधीनस्थ न्यायालय को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहा जाता है, जिला न्यायालय भी कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय बात एक ही है का वर्णन है। तो ये है आपका अनुच्छेद 233 में, अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद जो 356 है ये संबंधित है आपका राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति शासन से आपका अनुच्छेद 356 संबंधित है। किस अनुच्छेद के द्वारा उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63। किस संवैधानिक संसद के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था? तो ये था आपका 35वां संविधान संशोधन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और हाल ही में आपका ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य बना है जहां पहला रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो सिक्किम ऐसा पहला राज्य बना है जहां अभी पहला जो रेलवे स्टेशन इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो ये थे फजल अली। और मैंने बताया था भाषा याद पर सबसे पहले आपका राज्य कौन सा बना था? तो आंध्र प्रदेश बना था। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे है? तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे है? ये हमारी सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को है। मौलिक अधिकारों में संशोधन अधिकार किसको है? मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था इसके मूल ढांचे से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो यह है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? ये किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं? तो ये है परमादेश। किसका? परमादेश। और भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद किस में है? 5 से 11, 5 से 11 में है। संविधान के मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए हैं? तो ये भारत के सभी नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? भारत के सभी नागरिकों के लिए। सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा महाभियोग चलाकर। क्या? महाभियोग चलाकर हटाया
जा सकता है। और राष्ट्रपति में जो महाभियोग या चीफ जस्टिस या ये कह सकते हैं महाभियोग का जो प्रोसेस है ये कहाँ से लिया है हमने, तो ये जो अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग का प्रोसेस कहाँ से लिया है, ये अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में इलेक्शन होना जरूरी है, तो 6 महीने तक राष्ट्रपति का इलेक्शन हो सकता है। और राष्ट्रपति की मौजूदगी में राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है, तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। और ऐसी कंडीशन आ जाए कि राष्ट्रपति नहीं और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो इस कंडीशन में देश की जो हमारे सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये इस पद को संभालते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति किसके समान वेतन मिलता है, तो लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति को समान वेतन मिलता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो वेतन दिया जाता है ये राष्ट्रपति को दिया जाता है, 5 लाख रुपए प्रति महीने, 5 लाख रुपीज पर मंथ। इस समय पर मंथ किसको दिया जाता है, प्रेसिडेंट को दिया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा जो सदस्य संख्या है उसका 1/10 1/10 सदस्य संख्या का गणपूर्ति के लिए कंपलसरी है। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई, 13 मई 1952 को हुई थी। प्रथम बैठक राज्यसभा की 13 मई 1952। और राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी, तो वी.एस. रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, अभी अभी मैं बता कर आया हूं आपको, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। लोकसभा की सदस्यता मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या मैंने आपको बताई 552 है, वर्तमान समय पर 545 है। आप बताइएगा 525 से बढ़ाकर 545 कब किए गए थे। लोकसभा सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, तो लोकसभा के सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज जो है हमारे, ये अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है, लोकसभा में। अस्थायी लोकसभा सदस्य को क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, मैंने बताया था। अस्थायी लोकसभा जो अध्यक्ष होता है इसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष लोकसभा कार्यकाल एक एक करके 2 वर्ष बढ़ा दिया गया था, तो 1976 में ऐसा हुआ था कि लोकसभा कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ा दिया गया था। और ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि एक बार में कितनी समय के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो याद रखिएगा एक बार में 1 साल ही बढ़ाया जा सकता है। नेहरू जी द्वारा समस्त प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी द्वारा पेश किया गया। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ये नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और ये पेश किया गया था हमारा 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में स्वीकृत कब हुआ, स्वीकृत हुआ था 22 जनवरी 1947। पेश कब किया गया, 13 दिसंबर 1946। और स्वीकृत हुआ 22 जनवरी 1947। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। अशोक स्तंभ को कब अपनाया, 26 जनवरी 1950। अलग अलग याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950, अशोक स्तंभ जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है इसको 26 जनवरी 1950। संविधान झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं प्रारूप समिति के पूछ लिए जाए, प्रारूप समिति सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो प्रारूप समिति जो थी इसका जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंटी से हुआ था, मुंबई से ये चुने गए थे, मुंबई प्रेसिडेंट से चुनकर आए थे, पहले इसको मुंबई कहा जाता। भारत के संविधान किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो ये जो अनुसूची है आपकी ये 5वीं अनुसूची है। कौन सी, अनुसूची नंबर आपकी 5 है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है, ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत
आता है। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो ये आधारभूत तत्व है आपकी एकल कार्यपालिका है। भारत की संविधान परिसंघीय है या किससे निर्धारित होता है? तो ये निर्धारित जो होता है ये होता है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे से। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण गाया गया था? तो ये अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था कलकत्ता में, और ये अधिवेशन 1911 में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय गान दे दे या जनगण मन दे दे कि सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया। तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1911 में, कलकत्ता के अंदर हुआ था, वहां ये सबसे पहले गाया गया था। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या आशय है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या आशय है? इसका आशय है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि जो राजा चुना जाएगा, जो प्रधानमंत्री वगैरह चुने जाएंगे, ये जनता द्वारा ही चुने जाएंगे। यानी कि एक तरीका हम लोग एमपी जिसे अपॉइंट करते हैं, हम लोग सीधी सी बात यह है कि हमें अपना राजा चुनने का अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा भारत में नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है कि कोई भी किसी भी राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। पीएम पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई पीएम पद से त्यागपत्र देने वाले पहले पीएम थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? पहले कानून मंत्री पूछ लीजिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और पहले वित्त मंत्री पूछ लीजिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम आपके वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री जैसे पद का कोई भी उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का भी है, लेकिन हमारे देश में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। उप प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु जो प्रधानमंत्री पद के लिए 25 वर्ष है, वही प्रधानमंत्री पद के लिए है। कानूनी मामलों में भारत सरकार को राय कौन देता है? मैंने बताया था महान्यायवादी, जिसे एजी अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, के वेणुगोपाल वर्तमान समय महान्यायवादी हैं। ये क्या करते हैं? भारत सरकार को एडवाइस देते हैं। महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो राष्ट्रपति की मर्जी तक। मुख्य निर्वाचन आयोग को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनको भी कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? मैंने बताया था इलाहाबाद, यानी यूपी का है। भारत के कितने राज्य में विधानमंडल है? तो देखिए, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे ही विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। तो भारत के सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये 6 राज्य आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आपका, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश है, मैंने बताया था उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपकी विधान परिषद है। कौन कौन से? मेरे साथ बोलिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इन 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद आपकी है। किसे समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। और सबसे लास्ट में जो भंग की, जो समाप्त करने वाला राज्य है विधान परिषद को, ये आपका तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु राज्य ने सबसे अंत में क्या किया था? इसको क्या किया था? इसको क्या किया था? समाप्त किया था। किसे? विधान परिषद को। सेम ऐसे ही है आपका राज्यसभा की, कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। कभी भंग, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, क्योंकि उसके, मैंने बताया था, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ था? पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ये आपको पंजाब में हुआ था। कहाँ? पंजाब में। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? पंजाब में हुआ। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा। और जो की गई थी तीसरी बार, फखरुद्दीन अली अहमद, ये उस समय पर राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय पर क्या थे? राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 12 माह किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई थी? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा कर दिया गया था।
किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था? तो इनको संवैधानिक दर्जा भी मिला था, ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला था। पंचायती राज किस विषय सूची में है? तो पंचायती राज जो है आपकी राज्य सूची में है। कहां पर? राज्य सूची में। कहां पर? राज्य सूची में ये है। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के जो व्यय है वो किस निधि पर आधारित, किस निधि पर भारित होते हैं? तो राज्य की संचित निधि पर। ये यूपीएससी, याद रखिए यूपीएससी नहीं यूपीपीएससी है। कौन सी? यूपीपीएससी है, ना कि यूपीएससी। और यूपीएससी का क्वेश्चन अगर यहाँ यूपीपीएससी की जगह पर यूपीएससी होता तो यहाँ ये हो जाता आपका भारत। राज्य के पे क्या आ जाता? भारत की संचित निधि पर। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना है? तो 9वें भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था है? तो ये अनुच्छेद आपका 29 है। अनुच्छेद कौन सा है आपका? अनुच्छेद 29 है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान आपका अनुच्छेद 8 में है। और अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। ये संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? मैंने बताया था अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति न्यायालय से परामर्श, एडवाइस ले सकता है। राज्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता सबसे बड़ा तत्व है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? यानी लोक केंद्र शासित प्रदेश जो है वहां अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? अधिकतम 20 सीटें आरक्षित हैं। ध्रुव पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो आप जानते हो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया था। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो फजल अली आयोग जो बना था 1953 में ये बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? यानी पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को उस समय पर 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संविधान संशोधन बना? तो ये बना 36वां संविधान संशोधन। और कब बना, कब हुआ? 1975 में। 1975 में। कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है 1-2 बार एग्जाम में। तो ये अनुच्छेद 21 है आपका। देखिए अनुच्छेद, अनुसूची और भाग, इन तीन में से एक क्वेश्चन 100 और संविधान संशोधन, ये चारों टॉपिक ऐसे हैं कि 1-2 क्वेश्चन 100% यहाँ से बन ही जाता है। अनुसूची से बन जाएगा, अनुसूची नहीं होता भाग से बनेगा, भाग नहीं होगा तो अनुच्छेद से बन जाएगा, अनुच्छेद से नहीं बनेगा तो संविधान संशोधन से तो बन ही जाएगा। ये 4 आपके टॉपिक ऐसे हैं कि 100% यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 है। कौन सा है? अनुच्छेद 24 है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस में के आधार पर प्राप्त हुआ? तो केशवानंद भारतीवाद जो था, ये कब की घटना है? केशवानंद भारती वर्सेस केरल, और ये कब का है? 1973 का ये मैटर है। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। और किस में आ जाता है? 300 कम में आ जाता है। वैधानिक अधिकार का मतलब कानून के दायरे में आता है। पहले मूल अधिकार था, अब इसको वहां से हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा मूल अधिकार आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो यह है आपका व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकार को कभी भी आपका समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान कहां से किया गया है? तो ये है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ये है आपका भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के पर। किस पर? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर। और ये कब बनी थी? 1976 में। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 51 कम है। अनुच्छेद 51 ए कह लीजिए या 51 कम है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 340 के तहत किया जाता है।
किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो ये जो अनुसूची है आपकी अनुसूची नंबर 6 है। अनुसूची नंबर ये 6 है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? तो ये भाग है आपका भाग 3। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीत की आवश्यकता होती है, किस रिट की आवश्यकता होती है? तो ये है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है, लगाया जा सकता है या शुरुआत की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। किसके द्वारा? संसद के किसी भी सदन के द्वारा। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति कैसे देते हैं? ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि राष्ट्रपति जब त्यागपत्र देते हैं तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले इसकी सूचना जो दी जाती है ये उपराष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना दी जाती है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु उसके पद पर रहते हुए हुई? यानी कि ऐसे कौन से भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट हुए जो जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो दिए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझ लीजिए। प्रत्यक्ष रूप हो गया आपका जिसमें जनता डायरेक्ट वोट डालती है और अप्रत्यक्ष हो गया जिसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखता है। अगर यहाँ उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति होता कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामलों को कौन देखता है? तो इसका भी आंसर सुप्रीम कोर्ट हो जाता। इसका भी आंसर क्या हो जाता? सुप्रीम कोर्ट हो जाता। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा किया जाता है? तो 50 सदस्यों के द्वारा किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ डाउट में रहते हैं, कोई 1/3 कर देता है, कोई गढ़पूर्ति वाला 1/10 आंसर लगा देता है, कोई 1/3 कर देता है। तो ये याद रखिए 50 डायरेक्ट याद रखिए 50 सदस्यों के द्वारा अनुसमर्थन किया जाता है। कितने सदस्यों द्वारा? 50 सदस्यों के द्वारा। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को का तो भाग है लेकिन वो उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता? तो यह है राज्यों की विधानसभाएं। राज्यों की विधानसभा क्या करती हैं? ये राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेती। महाभियोग में आप जानते हो लोकसभा या राज्यसभा भाग ले सकती हैं और महाभियोग का प्रोसेस किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? मैं बता चुका हूं। वर्तमान समय में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख है। लोकसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति का कुल है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को है। तो देखिए अगर ये और पूछ लिया जाता है कि अब चीफ जस्टिस का वेतन कितना है? जितने भी बड़े बड़े पद हैं ज्यादातर उन सबका 2.8 लाख यानी 2,80,000 है। ये चीफ जस्टिस का है। बाकी के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका पूछा जाए तो 2.5 लाख है उनका। पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं। ये पर मंथ 2.5 लाख रुपए महीने किसका है? याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का। सुप्रीम कोर्ट के बाकी के जज का जो वेतन होता है ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इक्वल होता है और बाकी के जज का जो है ये 2.25 लाख है। 2.25 लाख है। वहीं जैसे कि आप पूछ लिया मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना है? तो उनका भी याद रखिएगा 2.8 लाख ही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो देखिए जेबी शक्ति का प्रयोग सिर्फ एक बार किया गया है। 1986 में किया गया था भारत डाकघर संशोधन अधिनियम में। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए वीटो क्या है। तो देखिए वीटो की फुल फॉर्म पूछी जाती है कि वीटो की फुल फॉर्म क्या है। एक्चुअल में वीटो की कोई भी फुल फॉर्म नहीं है। इस वीटो शब्द का जो अर्थ है इसका अर्थ सीधा सीधा है कि मैं मना करता हूं। वीटो पावर का मतलब है कि मैं मना करता हूं यानी राष्ट्रपति उस चीज को लागू नहीं करते। और ये जो किया गया था ये 1900 ये 9 देखिए आई एम नॉट श्योर बट शायद ज्ञानी जेल सिंह थे हमारे उस समय पर राष्ट्रपति। ज्ञानी जेल सिंह क्या थे उस समय पर हमारे राष्ट्रपति थे और उस समय पर प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी। प्रधानमंत्री कौन थे हमारे?
राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। शायद ये घटना 1986 याद रखिएगा, 1986, क्योंकि इनका जो टाइम था ज्ञानी जेल सिंह का, ये 1982 से 1987 तक रहे थे। 1982 से 87 तक रहे थे, उस समय पर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो इनमें आपस में चल रही थी थोड़ी सी, इनमें आपस में चल रही थी। तो ये जो भारत डाकघर, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाया गया था, जिसने जिस में राष्ट्रपति ने पहली बार, और पहली बार मैं कह रहा हूं, अब तक सिर्फ एक बार ही वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। वीटो पावर का मतलब होता है सीधा सीधा मैं मना करता हूं, यानी कि कोई भी आपका राज्यसभा या लोकसभा में कोई भी पारित हो जाता है रूल, बट अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर ना करे तब तक वो कानून नहीं बनता। तो राष्ट्रपति ने उस कंडीशन में वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। हाँ देखिए सही है, 1986 ही है, श्योर नहीं था, 1986 यहाँ लिखा हुआ है। और ज्ञानी झील सिंह थे उस समय पर राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री थे आपके राजीव गांधी, ये जब की घटना है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है उपराष्ट्रपति के लिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति मैंने बताया था सभापति किसके होते हैं, ये राज्यसभा के होते हैं। वहीं अगर उपराष्ट्रपति के पे राष्ट्रपति होता तो ये किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों इसके आंसर बन जाते। लेकिन उपराष्ट्रपति की बात आ जाए तो उपराष्ट्रपति के लिए करेक्ट आंसर जो होगा आपका, ये आपका राज्यसभा हो जाएगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 50 होनी चाहिए। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की संख्या के 15% होगी। कितनी होगी? 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं बनाए जा सकते। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो ये था 91वां संविधान संशोधन 2003। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो कार्यपालिका जो विधायिका के अधीन कार्य करती है। कार्यपालिका क्या करती है? विधायिका के अधीन कार्य करती है। अपने प्रधानमंत्री काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ था? तो ये थे आपके चौधरी चरण सिंह। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिपादन पर आधारित है? तो गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर, याद रखिएगा। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, पीएम की सलाह पर, पीएम की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मंत्री जो भी अपॉइंट होते हैं, ये इनको शपथ कौन दिलाता? राष्ट्रपति दिलाता। वहीं हम राज्य में बात करें कि राज्य में मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य में मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं आपके, याद रखिएगा, राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। मैं कई बार बता चुका हूं कि देश में जो काम राष्ट्रपति करते हैं वही कार्य ज्यादातर आपका स्टेट में राज्यपाल का होता है, और जो मुख्यमंत्री कार्य है वो देश में प्रधानमंत्री का कार्य है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव करता है वो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? कुछ नहीं, छोड़िए, ये क्वेश्चन छोड़िए। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसको भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। और ये कहां से लिया है? महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? अमेरिका से ली है। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? यह अधिकार भी संसद को है। किसको है? संसद को है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो सीएम, मुख्यमंत्री राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है। यहाँ होता है देश के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में क्या रहता है? ये आपका उपस्थित रहता है। क्या है? उपस्थित रहता है। राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो वित्तीय जांच किसके द्वारा की जाती है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। मैं बता चुका हूं वर्तमान समय में 8 अगस्त 2020 को श्री गिरीश चंद्र मुर्मू इस पद पर तैनात है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। किस वर्ष तक रहेगा?
2026 तक ये यथावत रहेगा। यानी अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपको पता है 2024 में हमारे इलेक्शन होने हैं, तब तक ये यथावत रहेगा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? मध्य प्रदेश में। जनजातियों के लिए, एसटी के लिए सर्वाधिक सीट कहां पर आरक्षित है? मध्य प्रदेश में है। लोकसभा और राज्यसभा सभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं। मैंने बताया था लोकसभा के 80 सदस्य आपके आते हैं यहाँ से। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्य विधानसभाओं के द्वारा, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार थी। यानी कि ये राज्यों की विधानसभा है ना, ये समझ लीजिए, इनको वोट जो डालते हैं राज्यसभा मेंबर को वोट डालते हैं एमएलए। कौन? राज्य विधानसभा द्वारा एमएलए। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। और मेन पूछ लिया जीवी मावलंकर, गणेश देव मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में लोक सचिवालय आपका होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोपरि है। संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय, गलत है लिखा हुआ है, निर्णय या फैसला किसके द्वारा किया जाता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन भी मैं आपको डिस्कस करा चुका हूँ, ओरली बता दिया था मैंने कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो ये गठित की जाती है सिर्फ लोकसभा सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा के सदस्य इस समिति का भाग नहीं होते। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहां आप लोग डाउट बिल्कुल भी माइंड में मत रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य। किसमें? प्राक्कलन समिति में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया। ज्यादातर क्या होता है, पहले लोकसभा में होता है, फिर राज्यसभा में पेश किया जाता है, उसके पास राष्ट्रपति के द्वारा चला जाता है। लेकिन आपको याद हो 370 जब हटाई गई थी तो पहले ही पेश कहाँ किया गया था? पहले ही पेश बीजेपी के द्वारा, अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा पेश राज्यसभा में किया गया था। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो बिना संसदीय स्वीकृति के बिना भी, संसद की स्वीकृति के बिना भी आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। वहीं अगर राष्ट्रपति होता, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाता? प्रधानमंत्री हो जाता। राज्य की विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद नंबर 170। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की देखरेख कौन करता है? निर्वाचन आयोग। किसके द्वारा की जाती है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। राज्यसभा में धन विधेयक को कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो विधानसभा में। ये क्या है? राज्य में धन विधेयक है। कहां पर? राज्य में धन विधेयक है। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? अच्छा, देश होता तो इसका आंसर क्या होता बताइए? देश होता, इसका आंसर क्या होता? लोकसभा होता। लोकसभा होता। क्या होता आंसर? लोकसभा हो जाता। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज व्यवस्था आधारित है। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत वर्णन है। पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे एक छोटी इकाई जो है ये ग्राम पंचायत है। क्या है? ग्राम पंचायत है। ये 6 की पॉलिटी में मैं शायद आपको पढ़ा कर आया हूं। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या? ग्राम पंचायत। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद नंबर 110। ये क्या है? अनुच्छेद नंबर 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। और ईयर पूछ लिया जाए तो ईयर भी आप लोग याद रखिएगा, 1951। ईयर भी क्या रखना आपको? 1951। समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद नंबर 39A, अनुच्छेद नंबर 39A में है।
भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसे भारत के कौन से प्रेसिडेंट थे जो निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी क्या थे आपके? निर्विरोध चुने गए थे। वित्त बिल किसकी स्वीकृति पर आवश्यक है? इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य को, ये लोकसभा कर चुके हैं हम लोग। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर। मैंने बताया था किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर है ये आधारित है। किस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में। और कितने साल के लिए, कितने समय के लिए? तो एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए। कितने बार में? एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक एक करके हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था 1976 में 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, पहले 1 साल के लिए बढ़ाया गया, फिर इसके बाद 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। आपातकाल की स्थिति में ये बढ़ाया जा सकता है। भारत सरकार की आय और व्यय, भारत सरकार की आय और व्यय का हिसाब कौन रखता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा भारत सरकार की आय कितनी हुई, खर्चा कितना हुआ, इसका लेखा जोखा रखा जाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत किया जाता है, यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत किया जाता है, तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों तक इसको रोक सकती है। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में, मैं बता कर आया था। प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी किसके होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आपके लोकसभा के ही होते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो विश्वास प्रस्ताव, इसे क्या बोलते हैं? विश्वास प्रस्ताव इसको कहा जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो वे विधेयक था दहेज उन्मूलन विधेयक, और ये घटना है 1961 की। कब की घटना है? 1961 की ये घटना है। और अब तक संयुक्त बैठक 4 बार हो चुकी है। बुलाता इसको राष्ट्रपति है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति जो है ये अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करती है? तो ये प्रस्तुत करती है लोकसभा अध्यक्ष को। किसे करती है? लोकसभा अध्यक्ष को करती है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? मैक्सिमम ये हो सकती है 1 घंटा। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 1 घंटा। मिनट में पूछ लिया जाए तो 60 मिनट अधिक से अधिक ये हो सकती है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो भारतीय संसद की जो संप्रभुता है ये न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को हुई। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो देखिए इसमें सीजेआई भी इंक्लूड है। इसमें सीजेआई भी इंक्लूड है, 34 हो सकते हैं। एक सीजेआई, 33 अदर जज हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। और सीजीआई को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? यह किया गया था 1993, 1993 में। अशोक मेहता समिति ने राज्य के लिए किस प्रतिमान की संतुष्टि की थी? तो 2 स्तरीय की थी। कितनी? 2 स्तरीय की थी। और 3 स्तरीय की बात कर ली जाए तो 3 स्तरीय की थी बलवंत राय मेहता में, जो चल रही है हमारे यहाँ। त्रिस्तरीय, देखिए त्रिस्तरीय की किसने की थी? बलवंत राय मेहता। 2 स्तरीय आ जाए तो 2 स्तरीय की थी अशोक मेहता। किसने? अशोक मेहता 2 स्तरीय। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता, जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती, ये पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब और कहां हुई? तो ये हुई थी, सबसे पहले तो याद रखिएगा, राजस्थान में हुई। और राजस्थान के भी नागौर जिले में हुई। और कब हुई? 2 अक्टूबर 1959। कब हुई सर्वप्रथम? 2 अक्टूबर 1959 को हुई। कहां हुई? नागौर जिले, राजस्थान में ये हुई थी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देश के उसमें भी आ जा सकते हैं, जहां देश पूछे जाते हैं वहां भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। तो 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो याद रखिएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो ये है अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243। और भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? किसके लिए? पंचायतों के लिए कुल कितने विषय? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। कितने विषय? 29 विषय। कितने? 29 विषय। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज जो विषय है ये आपकी राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। संविधान के 73वें, कौन सा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित हैं? अनुसूची नंबर 11 है। 29 विषय अभी हम लोग बात करके आए थे। वहां पर कितने विषय हैं? यहाँ पर 29 विषय हैं। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। ये पूछ लिया जाता है कि हमारी जो किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है? तो 8वीं अनुसूची में हमारी भाषा है। कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषा हमारी अनुसूची नंबर 8 में है। प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में गठित की गई थी। और ये गठित जो की गई थी ये आपकी 1957 में गठित की गई थी। भारत में संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा कह सकते हैं। क्या स्रोत क्या है? इस सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा इस सिद्धांत का स्रोत है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है ये सुप्रीम कोर्ट को है, उच्चतम न्यायालय को है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय की समझ किस अधिकार के तहत के अंतर्गत आते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए या वकालत करनी पड़ेगी? तो मिनिमम 10 ईयर। मिनिमम 10 ईयर। लोक हितवाद यानी पीआई की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? तो ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान परिषद है। विधान परिषद है। जैसे कि देश में मैंने बताया था राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। किसको? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ऐसे ही जो राज्य विधानमंडल है हमारे, जहां विधान परिषद को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। और विधानसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। विधान परिषद भी स्थायी सदन है। विधान जो सभा है ये आपका अस्थायी सदन है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधान परिषदों के चुनाव का संचालन कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद नंबर 324 के द्वारा। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? मैं आपको बताकर आया था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है। प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है आपका, ये जनता द्वारा मतदान, जनता जिसमें वोट करती है, प्रत्यक्ष मत। जैसे एमएलए एमपी को हम लोग जो चुनते हैं ये प्रत्यक्ष मतदान है। वही राज्यसभा सदस्य की बात की जाए तो वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, वहां हम लोग वोट नहीं डालते। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहत होता है? तो संचित निधि से आहत होता है। किस व्यक्ति के हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को हटाने का प्रावधान हमारे किस में नहीं है? ये हमारे संविधान में नहीं है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो वहां उसका संचालन कौन करता है? राज्यपाल करता है। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? वो राज्य था आपका पंजाब। पंजाब राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई? 26 अक्टूबर 1962। अब तक 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। वित्त आपात एक बार भी भारत में नहीं लगा है। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय पर राष्ट्रपति थे। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जो ली गई है आपकी जापान से। कहां से? जापान से ये ली गई है।
किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वर्तमान समय पर 6 मौलिक अधिकार हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो यह अनुच्छेद आपका हो जाएगा 248, 248 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 248 के अंतर्गत इसमें प्राप्त है। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? मैं अभी बता कर आया था पिछले स्लाइड में आपको कि ये अनुसूची पूछ ली जाती है ज्यादातर कि भाषा किस अनुसूची में है। तो 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाओं की बात की गई है। टोटल भाषाएं जो हमारी मान्यता प्राप्त है ये 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद नंबर 19 से 19A में जोड़ा गया। संपत्ति का अधिकार है, ये पहले मौलिक अधिकार था, अब एक कानून अधिकार बन चुका है। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से निकालकर संपत्ति का अधिकार इसको बना दिया गया था। मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ दायर की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। संसद के कितने सदन? तो संसद के 2 सदन। संसद के कितने सदन? संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा एंड लोकसभा, संसद के 2 सदन। अंग पूछे जाए तो इसके अंग कौन है? अंग कितने हैं? तो 3 अंग हो जाते हैं, राज्यसभा, लोकसभा एंड राष्ट्रपति। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ लीजिए। अगर संसद के सदन पूछे जाए तो 2 सदन, अंक पूछे जाए अंग कितने? तो अंग 3। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित की गई है अनुच्छेद नंबर 170 में। किसमें? अनुच्छेद नंबर 170 में। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? जैसे लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सौंपते हैं, सेम राज्य में चलेगा। राज्य का जो विधानसभा अध्यक्ष है उपाध्यक्ष को सौंपेगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सौंपेगा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा विधानसभा द्वारा। जैसे सांसदों को किया जाता है लोकसभा द्वारा, ऐसे ही विधायकों का किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेनावृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष। किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं? तो ये समवर्ती सूची ऐसा विषय है जिस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। किसमें? समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार का संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची। ये कौन सी है? 7वीं अनुसूची है। रेडियो व दूरदर्शन विज्ञापनों पर कौन कर लगाता है? तो इन पर कर जो लगाया जाता है ये लगाया जाता है आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। किस पर? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। सरकारी आयोग का गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? 1983, 1983 में। मार्च याद रखिएगा, मार्च 1983 में। वैसे ईयर ही पूछी जाती है तो सरकारी आयोग का जो गठन मार्च 1983 में किया गया था। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का संचालन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि हम इसमें वोट नहीं डालते। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राज्यपाल रह सकता है। कौन? राज्यपाल रह सकता है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो सांसदों व विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो बराबर मत होने पर। जैसे कि मैंने बताया लोकसभा अध्यक्ष भी कब करता है? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में करता है, और राष्ट्रपति कहां कर, उपराष्ट्रपति कहां कर लेते हैं? ये आपकी राज्यसभा में करते हैं बराबर मत होने पर। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? निर्वाचन पद्धति हमारी ब्रिटेन से ली गई है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय मतलब सेकंड अनुसूची है, इसका संबंध किससे है? ये आपका है पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों से। वेतन से पूछा जाता है। किससे? वेतनों से। कौन सी सूची अनुसूची संबंधित है? अनुसूची नंबर 2। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहां भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इससे चुनाव संबंधी सबसे पहले मामले कहां भेजे जाते हैं? कोई विवाद की उत्पन्न, जैसे विवाद की कोई भी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भेजे जाएंगे।
भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये प्राइम मिनिस्टर में निहित है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, ये निर्वाचन आयोग का क्या होता है? चेयरमैन होता है। विधान परिषद के कितने सदस्य दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3 यानी 1/3 विधान परिषद होता, या यहाँ पर राज्यसभा भी होता। राज्यसभा अगर होता तो इसका आंसर फिर भी क्या रहता? 1/3 ही रहता। दूसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 3 दिसंबर 1971 को की गई थी। 75वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहली कब जोड़ी गई थी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहली जोड़ी गई थी